गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने वीडियो में आपको समझाया था कि परिपक्व भ्रूणकोश की संरचना एवं कार्य। इसको आपको अपनी कॉपी में लिखना है। इस वीडियो के द्वारा ही आप लोग लिख लीजिएगा पूरा। इस साइड हेडिंग डालनी है ऊपर, परिपक्व भ्रूणकोश की संरचना एवं कार्य। इसमें निम्नलिखित संरचनाएं पाई जाती हैं। पहला पॉइंट अंडोपकरण। पूरा लिखना है A to Z, आपको कुछ भी इसमें नहीं छोड़ना है क्योंकि पूरा अच्छा इसमें दिया गया है। ये आता है क्वेश्चन विथ डायग्राम, चित्र के साथ आपको अच्छा क्लीन और नीट डायग्राम बनाना है। इसी वीडियो के द्वारा आप इसको देख लेंगे और अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है पहले भी, इसलिए आप इसको पूरा यहाँ तक केंद्रकों के कार्य तक पूरा अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। और दूसरा टॉपिक हमने कल पढ़ाया था आपको परागण। तो आप परागण हेडिंग डालेंगे और सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसकी परिभाषा। पराग कोश से पराग कणों का उसी पुष्प या उस जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। ये हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको लिखना है परागण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला लिखना है स्वपरागण और दूसरा है परपरागण। उसके बाद फिर आपको लिखनी है स्वपरागण की परिभाषा। जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र को या उसी पुष्प के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र को स्थानांतरित होते हैं तो इसे स्वपरागण कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आप लिख लेना स्वपरागण भी दो प्रकार का होता है। एक होता है स्वयुग्मन अथवा इसको ऑटोगेमी परागण भी कहते हैं। इस प्रकार के स्वपरागण में एक पुष्प के परागकोश में बने जो परागकण होते हैं उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। इसमें क्या समझ में आ रहा है, स्वयुग्मन के लिए केवल हमें एक ही पुष्प की आवश्यकता होती है, मतलब उसी पुष्प के परागकण क्या होंगे, केवल उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये लिखना है यहाँ तक। इसका ये पहला हो जाएगा। स्वपरागण के दो प्रकार में पहला प्रकार हो जाएगा स्वयुग्मन और दूसरा इसका हो जाएगा सजात परागण, सजात पुष्पी परागण। इस प्रकार के स्वपरागण में एक पुष्प के परागकोश में बने पराग कण उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। यह परागण परपरागण से मिलता जुलता है, अतः इसमें भी परागकणों के स्थानांतरण के लिए किसी बाह्य माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये दो पॉइंट लिखने हैं। उसके बाद आपको लिखना है स्वपरागण के लाभ। ये पूरे चारों पॉइंट आप लिख लेंगे और इसकी हानियाँ, ये पूरा आपको। फिर उसका याद है स्वपरागण का दूसरा प्रकार है परपरागण। जब एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे में उपस्थित पुष्प को परागित करते हैं तो इसे परपरागण कहते हैं। परपरागण को हम परनिषेचन भी कहते हैं। फिर है परपरागण के कारक एवं प्रकार। परपरागण कारक एवं प्रकार में क्या लिखना है, केवल इसको ये लिखना है। दो इसमें जीवी कारक होते हैं और अजीवी कारक होते हैं। आप सीधे ये हेडिंग ये बस बना लेंगे, ये सारणी बना लेंगे। जैविक कारक में क्या है, परपरागण के प्रकार में जैविक कारक में क्या क्या होता है, कीट परागण, पक्षी परागण, चमगादड़ परागण और घोंघी परागण। और अजैव कारक में क्या आएगा, वायु परागण और जल परागण। यहाँ तक केवल ये लिखना है। एक बार इसको रीड जरूर कर लेना है क्योंकि इसमें कभी कभी बीच से क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक है। और उसके बाद आप क्या लिखेंगे, परपरागण का महत्व। परपरागण द्वारा आनुवांशिक पुनर्योग होता है जिससे नई किस्मों की उत्पत्ति होती है। और उसके बाद है दूसरा, इस प्रकार से बनने वाली संतति संकर ओज हाइब्रिड विगर के कारण अच्छी एवं स्वस्थ होती हैं। अनेक प्रकार की पौधे में यदि परपरागण हैं तो उनकी पैदावार बढ़ जाती है। इनके द्वारा क्या होती है, रोग प्रतिरोधक पौधों की उत्पत्ति होती है। बीजों का उत्पादन के द्वारा अधिक माध्यम होता है। इसके द्वारा बनने वाली संतति में जीवन संघर्ष में ज़्यादा सफल होती हैं। और ये 3 पॉइंट क्या है, हानियों की। तो ये वाला आपका क्या होगा, पूरा 5 नंबर का एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे जब अपन क्लास में मिलेंगे, जब अपने स्कूल स्टार्ट होंगे तब हम लिखेंगे। उसके बाद फिर है हमारा अगला टॉपिक
पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया। क्या आवृतबीजी पौधे के जीवन चक्र में पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया में महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। यह निषेचन की सफलता को सुनिश्चित करती है कि निषेचन सफल हुआ है या नहीं हुआ है, फल बनेंगे या नहीं बनेंगे। किसके द्वारा संपन्न होता है? पराग स्त्री केसर परागण की जो प्रक्रिया होती है उसके द्वारा। इसमें क्या होता है? सबसे पहले पौधों में फूल में परागण होता है, उसके द्वारा क्या होती है? फिर पराग कणों की आसंजन की प्रक्रिया पूरी होती है। उसके पश्चात क्या होता है? जब पराग कणों के आसंजन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, इसका मतलब क्या कि फिर उसमें क्या होगा? पराग कणों में हाइड्रेशन होगा, जल पहुंचेगा, जिसके द्वारा क्या होंगे? वो पराग कण होंगे जो वो क्या होंगे? जर्मिनेशन होगा, उसमें अंकुरण होगा। फिर क्या होगी? पराग नलिका क्या करेगी? इसके बाद वर्तिकाग्र में प्रवेश करेगी, स्टिग्मा के अंदर प्रवेश करेगी। फिर पराग नलिका की जो वर्तिका होती है वो बीजांड द्वार एक बार इसको और देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें क्या होगी? परागण की प्रक्रिया होगी, उसके बाद पराग कणों का आसंजन की प्रक्रिया पूरी होगी, पराग कण का जलयोजन होगा, उसके बाद मतलब इसमें हाइड्रेशन होगा, जल पहुंचेगा। उसके बाद क्या होगा? इसमें पराग कणों का अंकुरण होगा, जर्मिनेट होंगे, जो पराग कण होंगे उसमें अंकुरित होंगे। उसके द्वारा वो क्या होंगे? पराग नलिका के वर्तिकाग्र में प्रवेश करेंगे। पराग नलिका की वर्तिका स्टिग्मा आपने पढ़ा था ना, फूल का स्ट्रक्चर, उसमें आपने वर्तिका, बीजांड द्वार और बीजांड ये सब पहले पढ़ चुके हैं आप। तो पराग नलिका क्या होगी? पराग नलिका की वर्तिका बीजांड द्वार और बीजांड काल से होते हुए कहाँ पहुंच जाएगी? बीजांड काल से होते हुए भ्रूण कोष तक पहुंच जाएगी। उसके बाद इसमें क्या होगा? निषेचन की प्रक्रिया होगी। इसमें दो नर युग्मक बनते हैं, तो एक नर युग्मक क्या करेगा? अंड कोशिका के साथ निषेचन करके जाइगोट या युग्मनज का निर्माण करेगा, और जो दूसरा नर युग्मक होता है वो क्या करेगा? द्वितीयक केंद्रक से मिलकर भ्रूण कोष का निर्माण करेगा। हमने भ्रूण कोष में देखा है, भ्रूण कोष का एक चर्चा, दो भ्रूण कोष की संरचना जो हमने देखी है, हमने देखा है ना कि उसमें जब ये दो केंद्रक आकर मिलते हैं तो क्या बना लेते हैं? जब दो केंद्रक की आकर यहाँ पर मिलते हैं तो ये क्या बना लेते हैं? एक द्वितीयक केंद्रक बना लेते हैं। और इसी द्वितीयक केंद्रक में जब एक और केंद्रक आकर मिलेगा तो उससे किसका निर्माण होगा? एक भ्रूण कोष का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये क्या होती है? पराग स्त्री केसर प्रक्रिया पूरी होती है। ये भी एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है ना, इसको अच्छे से तैयार कर लेना ऐसे टेबल बनाकर। फिर उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है निषेचन। इसमें कि भ्रूण कोष अथवा मादा युग्मकोद्भिद के अंदर नर एवं मादा युग्मकों के संलयन से द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होना क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। इसकी खोज स्ट्रॉसबर्गर ने सन 1884 में की थी। उसके बाद हमारा टॉपिक है अगला टॉपिक द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन क्या किसे कहते हैं। सबसे पहले क्या होता है? इसमें जो सहायक कोशिका होती है, सहायक कोशिका में जैसे प्रवेश करने के पश्चात दोनों युग्मकों के दो केंद्रक क्या हो जाते हैं? बाहर निकल जाते हैं। इनमें से एक जो नर युग्मक होता है वो किससे मिल जाता है? अंड कोशिका का केंद्रक होता है उससे साथ संलयित होकर मिलकर एक क्या बना लेता है? द्विगुणित युग्मनज या डिप्लॉयड जाइगोट का निर्माण कर लेता है। और जो दूसरा नर युग्मक होता है उसका केंद्रक क्या करेगा? द्वितीय केंद्रक के साथ संलयित हो जाएगा, जिससे क्या बन जाता, जिसे हम त्रिसंलयन कहते हैं। इस प्रकार जब दोनों नर युग्मक, एक नर युग्मक अंड केंद्रक से और दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्रक से संलयित होकर दो बार भाग कर लेते हैं इसमें नर युग्मक, इसलिए इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें नर युग्मक दो बार निषेचन करता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे निषेचन के पश्चात क्या होती हैं, कई चीज़ें बनती हैं। जैसे निषेचन जब हो जाता है तो भ्रूण कोष का निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। उसके बाद फिर क्या होता है? उसके बाद बीज का निर्माण होता है। बीज के बाद क्या होता है? फल का निर्माण होता है। तो हम यहाँ पढ़ेंगे फल का निर्माण कैसे होता है। जब निषेचन की प्रक्रिया जो होती है वो पूर्ण हो जाती है, समाप्त हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, तो उसके पश्चात क्या होता है? जो पुष्प का अंडाशय होता है उससे क्या होता है? वो फल में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात परिपक्व अंडाशय को हम क्या कहते हैं? फल कहते हैं।
फिर है सत्य फल। जब क्या होता है, जो फल होता है उसका विकास केवल जो पुष्प का अंडाशय होता है उससे होता है, तो उससे हम क्या कहते हैं, सत्य फल कहते हैं। पर कई बार क्या होता है, जो अंडाशय होता है वो फल में परिवर्तित नहीं होता, बल्कि जो फूल के कई और अन्य अंग होते हैं, हमने पढ़े ना, पुष्पासन, बाह्यदल, दल, इन सब से जब फल का विकास अंडाशय के अतिरिक्त क्या होता है, फूल के किसी अन्य भाग से होता है, जैसे पुष्पासन हो गया, बाह्यदल हो गया, दल इत्यादि भागों से क्या होता है, फल का निर्माण होता है। तो हम ऐसे फलों को क्या कह देते हैं, कूट या आभासी फल कह देते हैं। इसका उदाहरण सेब, नाशपाती, पपीता। एक क्वेश्चन दिया होगा आपके एनसीईआरटी बुक में कि हम सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, जो सेब होता है उसका विकास क्या होता है, पुष्प के अंडाशय से ना होकर पुष्प के किसी अन्य भाग से होता है। पुष्पासन से इसका विकास होता है। जो सेब होता है उसका विकास किससे होता है, फूल के अंडाशय से ना होकर फूल के पुष्पासन से होता है। इसलिए हम क्या कहते हैं, सेब को आभासी फल की श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, यहाँ तक के पूरे नोट्स आपको बना लेना है जब भी स्कूल ओपन होगा, और आप पढ़ते भी जाइएगा, क्योंकि 12th आपकी बोर्ड क्लास है और अभी से आप पढ़ते जाइएगा। ठीक है, इसकी हम PDF बना के भी आपको सेंड कर दे रहे हैं। और धन्यवाद।